2023 के चुनावों के एग्जिट पोल क्या बताते हैं? सिर्फ सीटों पर आप मत जाइए, वोट शेयर पर भी नजरें गड़ाइए। हमारे यहाँ ईवीएम में बूथ बाय बूथ वोटों की गिनती होती है और जब वोटों की गिनती होगी तो मुस्लिम बहुल इलाकों में मौजूद बूथ चौंकाएंगे। 2023 में भारत की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर कांग्रेस के खाते में जा रहा है और इसीलिए एग्जिट पोल्स ऐसे आए। अब सवाल यह है कि कैसे हुआ ये, तो आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस का एम फैक्टर काम कर गया? क्या मुस्लिम घोषणा पत्र से बनने वाली है कांग्रेस की सरकार? भाईजान को इनकार, कांग्रेस से मुस्लिमों को हुआ प्यार। एग्जिट पोल के नतीजे दक्षिण में कांग्रेस के लिए दूसरा द्वार खोलते हुए दिख रहे हैं। 119 विधानसभा वाले तेलंगाना में कांग्रेस केसीआर ओवैसी की जोड़ी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में केसीआर की पार्टी हैट्रिक से चूकती हुई नजर आ रही है। 119 विधानसभा सीटों में से बीआरएस को 31 से 47, बीजेपी को 2 से 4, कांग्रेस को 73 से 69 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी एग्जिट पोल में केसीआर की सरकार जाती हुई और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। सवाल ये है कि क्या भाईजान का जादू अपने ही गृह राज्य में फेल हो गया है, क्योंकि मुस्लिमों ने भाईजान की जगह कांग्रेस को वोट दिया है? क्या मुस्लिमों को एआईएमआईएम और बीआरएस की सरकार पसंद नहीं है? तेलंगाना में मुस्लिम मतदाताओं ने आखिर कांग्रेस को क्यों वोट दिया? तो इसका एक जवाब है ये पोस्टर, जिसमें केसीआर ओवैसी को बीजेपी का कठपुतली बताया गया था और वो नारा जिसकी गूंज चुनाव में जोर शोर से सुनाई थी। तेलंगाना में मुस्लिम वोटर की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ एम फैक्टर काम करता है। एम का मतलब मुस्लिम वोटर है। तेलंगाना की कुल 3,51,00,000 आबादी में 13% मुस्लिम वोटर है। राज्य की 119 विधानसभा सीटों में करीब 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का खासा प्रभाव है। इनमें से हैदराबाद की 10 सीटों पर 30 से 50% के बीच मुस्लिम है, जबकि 20 सीटों पर 15% से लेकर 30% तक और 15 सीटों पर 10 से 15% के बीच मुस्लिम वोटर हैं। और फिलहाल ये कांग्रेस की सरकार बनवाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार बनने वाली है। आपको पता है इतने दिनों से हम लोग जो मेहनत किए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना माहौल पूरा बदल चुके हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगे और शहीदों का जो इच्छा था, शहीदों जो उम्मीद रखकर तेलंगाना के लिए जान दिए, वो पूरे जो भी पेंडिंग इश्यूज है हम रिजॉल्व कर देंगे। मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ही कांग्रेस का कॉन्फिडेंट हाई है। 13% मुस्लिमों में से 10% वोट भी कांग्रेस के पाले में गया तो समझिए तेलंगाना में कांग्रेस की ताजपोशी तय है। और एग्जिट पोल के आंकड़े भी इसी तरफ दर्शा रहे हैं, क्योंकि 45 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स जीत हार का फासला तय करते हैं। और अगर कांग्रेस इनमें से 40 सीटें जीतने में कामयाब हो गई तो सरकार बनाने के लिए उसके पास 20 और सीटों की जरूरत है, जिसे सामान्य सीटों को जीतकर बहुमत के आंकड़े को कांग्रेस छू सकती है। और एग्जिट पोल में कांग्रेस को 73 से 69 सीटें मिलती हुई नजर भी आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े को देखकर मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा कहे जाने वाले ओवैसी भाईजान की पार्टी एआईएमआईएम की भी अपने ही होम स्टेट में हवा टाइट हो गई है। हैदराबाद का इलाका, जिसे बीजेपी भाग्यनगर कहती है, यहाँ के लोग हिंदी भी समझते हैं, इसलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा यहीं से उम्मीदें हैं। तो ओवैसी के सामने किला बचाने की चुनौती है। 2018 में एआईएमआईएम तेलंगाना की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें पार्टी के 7 विधायक जीते, जबकि एक सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी ओवैसी अपने होम स्टेट में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि बाकी सीटों पर बीआरएस को समर्थन दिए। एआईएमआईएम ने वहीं अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां मुस्लिमों की बड़ी तादाद है। लेकिन इस बार ओवैसी को कांग्रेस की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस एआईएमआईएम से नामपल्ली सीट को छीनने का दावा पहले ही कर चुकी है।
कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा हुआ है तो हमारी जीत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम पूरे नज़रें झुकाते हुए हम ये बात बोल रहे हैं, हवाओं में कांग्रेस नज़र आ रही, हवाओं में कांग्रेस नज़र आ रही, हर बहार में फिरोज़ खान नज़र आ रहे हैं। तो 7 में से तो एक तो विकेट हम एमआईएम का निकाल देंगे और जब मैं असेंबली में आ जाऊंगा वो जो 6 एमआईएम के हैं उन पे भारी गिर जाऊंगा। कांग्रेस को पता था कि तेलंगाना में सरकार बनानी है तो मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना होगा, मुस्लिम वोट बैंक और ओवैसी के बीच के गठजोड़ को तोड़ना होगा। इसके लिए कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट को बढ़ाकर सालाना 4,000 करोड़ रुपए करने का वादा किया गया था। अल्पसंख्यक वर्ग को रियायती दर पर ऋण देने के लिए प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का वादा किया गया था। अब्दुल कलाम तोहफाए तालीम योजना के तहत युवाओं को एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया गया है। इमाम, मुअज्जिन, खादिम के लिए 10 से 12,000 रुपए का मासिक मानदेय, अल्पसंख्यक समुदायों के बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन और 5 लाख रुपए की मदद का भी वादा। कांग्रेस का यही अल्पसंख्यक घोषणा पत्र ने मुस्लिम वोटर्स को भाईजान के छाते से निकालकर कांग्रेस के खेमे में शामिल कर दिया है। अब ओवैसी कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। हम तो बोल चुके हैं कि भैया आपके जो 50 साल के ऊपर के नेता हैं जो अकेले हैं उनको ही ला लीजिए हैदराबाद। क्यों आप कर रहे हैं, इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आ जाइए, जमहूरियत है, आमने सामने जमहूरी तरीके से मुकाबला होगा, देख लेंगे क्या होगा। आप दावा ये कि विकास नहीं हुआ सर, भ्रष्टाचार हुआ, एक पर्टिकुलर फैमिली को इसका लाभ मिला जिसके आप फ्रेंडली पार्टनर। ये कांग्रेस में परिवार नहीं है, राजस्थान में परिवार नहीं है, बीजेपी के पास परिवार क्या महाराष्ट्र में नहीं है, हर जगह पर ये हो रहा है। हैदराबाद में मौजूद ओवैसी के वोट बैंक का किला भी हिल गया है, लेकिन इस सियासी लड़ाई में एम फैक्टर के अलावा एच फैक्टर भी काफी अहम है।